ठीक है, तो कल हम लोग बात किए थे प्लैंक्स थ्योरी के बारे में, राइट? जो मैंने आपको डिस्क्राइब करके कहा कि किस तरह से प्लैंक ने ये थ्योरी दी थी कि जो एनर्जी जो है ये क्वांटा में आता है, राइट? क्वांटा, क्वांटा का मतलब है पैकेट्स, राइट? यानी कि एनर्जी को आप सिर्फ सर्टेन वैल्यूज हो सकते हैं, E is equal to h nu, where h is given by Planck's constant 6.6 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड्स. न्यू जो है ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, राइट? यानी कि जो भी रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी, ये है आपका h, प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट? और एनर्जी सिर्फ ये क्वांटा या ये पैकेट्स में हो सकता है, राइट? यानी कि बेसिकली आइडिया ये था कि एनर्जी के कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं हो सकते हैं. कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं हो सकते हैं, इसके वैल्यूज जो है वो हो सकते हैं सिर्फ डिस्क्रीट. डिस्क्रीट का मतलब है फिक्स्ड वैल्यूज, ओके? तो एनर्जी के सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकते हैं, कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं हो सकते हैं, और वो डिस्क्रीट वैल्यूज दिए जाते हैं बाय E is equal to h nu. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया प्लैंक ने जब ये हाइपोथेसिस दी, राइट, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन ये था कि ये एनर्जी क्वांटा या पैकेट्स में है, राइट? लेकिन इसको ये क्यों इस तरह से क्वांटा या पैकेट्स में है, ये एक्सप्लेन अभी तक हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये प्लैंक का कहना था. लेकिन चूंकि इसके बाद प्लैंक की थ्योरी का इस्तेमाल कई चीजों में किया गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कहा कि आइंस्टाइन ने इसका इस्तेमाल किया फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फिर फॉर एग्जाम्पल बोर ने भी इसका इस्तेमाल किया फॉर थ्योरी ऑफ एटम, राइट, जो हम लोग अब करेंगे, राइट? और इस तरह से इसको और कई चीजों में इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये क्लियर है कि ये प्लैंक्स थ्योरी ऑलमोस्ट उसको लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा एविडेंस है कि ये सही में है. लेकिन ये क्यों है ये हमें नहीं मालूम है. ये मालूम है कि डेफिनेटली एनर्जी कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं लेती है, डिस्क्रीट वैल्यूज. ठीक है, तो ये है प्लैंक्स थ्योरी, ओके? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और मॉडर्न फिजिक्स के एक और नई चीज के बारे में बात करेंगे, जो भी बहुत रेवोल्यूशनरी है, जो एक हाइपोथेसिस था जो डी ब्रोगली ने दिया, राइट? तो इसको कहा जाता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस जो था ये बहुत ही यूनिक चीज है, इसको अभी भी हाइपोथेसिस ही कहा जाता है, क्योंकि इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, ओके? इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते हैं. तो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या था कि मैटर जो है ये बिहेव करता है एज वेव एज वेल एज पार्टिकल, राइट? तो उन्होंने कहा कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है, राइट? यानी कि मैटर बिहेव करती है एज वेव एज वेल एज पार्टिकल. अब लास्ट सेमेस्टर में जब आप लोग ने ऑप्टिक्स किया, राइट, तो आप लोग ने ऑप्टिक्स में क्या देखा कि ऑप्टिक्स में लाइट क्या करती है? लाइट बिहेव करती है एक वजह से लाइक अ पार्टिकल. पार्टिकल बिहेवियर हम लोग कहाँ देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन में, राइट? फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्शन में. रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट जब एक सरफेस पे गिरती है तो एग्जैक्टली साइन इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, उस तरह से वो रिफ्लेक्ट होता है, राइट? तो एग्जैक्टली जैसा कि ये है, राइट? आपके पास लाइट है, इंसिडेंट होता है, सॉरी, अरे ये बहुत खराब आ रहा है, सॉरी. लाइट जो है क्या कहते हैं, स्ट्रेट वे में चलती है क्या? क्या करती है?
मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है लाइट, क्या मतलब हाँ, आप अलग लोग ने अलग? स्कूल में करे हैं ना रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो स्ट्रेट लाइट पड़ती है। तो अगर ये मिरर है और ये लाइट ऐसा पड़ता है सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू आई, तो फॉर रिफ्लेक्ट भी इस तरह से होता है सच दैट दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आई इज इक्वल टू आर, करेक्ट, लाइट के साथ। इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, और ये एक पार्टिकल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बॉल है, उसको आप दीवार पे फेंकते हैं तो वो बाउंस बैक करता है, राइट? उसी को तो हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, राइट? तो इसमें लाइट पूरे में लाइट, फिर फैलती कैसे है मैम? सॉरी, लाइट पूरे में जब फैलती है, मतलब सूर्य प्रकाश होता है पूरे में हो जाता है, वो मतलब किस उसमें फैलता है? किसमें फैलता है? और दूसरी चीज है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाती है, राइट? रिफ्रैक्शन में क्या होता है? सपोजिंग ये मेरे पास वाटर है, और ये मेरे पास एयर है, राइट? पानी पे जब लाइट गिरता है तो क्या होता है? क्या होता है जब पानी हवा से पानी में गिरता है? तो ये लाइट का जो आप कभी भी अभी ट्राई कर ले सकते हैं, ग्लास, पानी के ग्लास में आप एक पेंसिल को डालिए, राइट? पेंसिल को डालेंगे तो क्या देखेंगे आप? पानी में वो टेढ़ा हो जाता है, राइट? यानी कि अगर ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अब ये हो जाता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर ये पेंसिल ऐसा सीधा, में 2% चार्ज है पहले मुझे, राइट, ये आपका पेंसिल था जो सीधा इस तरह से है, धन्यवाद भाई। ये ऐसा मुड़ जाता है, राइट? मुझे पहले बोलने दीजिए क्योंकि मेरा 2% मात्र चार्ज है, 1 सेकंड या 1 मिनट में बंद हो जाएगा। क्या, किसको क्या बोलना है? मैं बोल रहा हूँ कि मतलब देखिए, सबसे पहले तो ज्यादा तादाद जिस तरफ होगा वही उसी तरफ सर लोग जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मेरी राय है कि मेरी मोबाइल खराब है, मैं नहीं कर पाऊंगा मतलब ऑनलाइन। अगर सर लोग कराएंगे तो फिर मैं मजबूरी में करना पड़ेगा। ये कौन बोल रहा यानी है? मैं ऑनलाइन टीवी के पक्ष में नहीं हूँ। क्या क्या क्या? ये कौन मैम बात किसी कर रहा और है? को मैम किसी और को बोल रहा होगा, ये शायद अबू सुफियान का बड़ा भाई है। अच्छा 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 जी। अच्छा, ओके। तो हम लोग अभी अबू सुफियान को चुप कर देंगे, राइट, म्यूट कर देंगे। अच्छा अच्छा, मैं समझी मुझे बोल रहे भाई, मैं क्या करूं उसका। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन, मैम मैं ये कह रहा हूँ कि लाइट जो है स्ट्रेट, मतलब लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है, लेकिन जब फैलती है पूरे में फैलती है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो पूरे में फैलेगी ही नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो फैलती किस तरीके से वो बिहेव करती है पूरे, जब पूरे में प्रकाश हो जाता है, मतलब लाइट हो जाती है। हाँ, तो वो रहता है एक चीज जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग। एक मिनट, ये इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। कैटरिंग कैसे होती है मतलब में? हाँ, अभी बोलते हैं, अभी बोलती हूँ मैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि कभी खिड़की से आप देखें तो आपको लाइट अंदर आते हुए दिखती है, राइट? देखा है आपने? हाँ, कभी कभी यस खिड़की से यस देखे यस तो मैम। लाइट अंदर आते हैं। तो ये जो स्कैटरिंग जब वो दिखता है, वो क्या, इसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग। और ये खास होता है फ्रॉम डस्ट, यानी कि जब धूल रहती है हवा में, डस्ट से होते हैं, एरोसॉल से होते हैं, राइट? अलग अलग मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स से ये लाइट स्कैटर होता है। तो लाइट स्कैटरिंग का मतलब क्या है? सपोजिंग यहाँ पे मेरे पास कई मॉलिक्यूल्स है, राइट? डस्ट के पीसेस है, अलग अलग पीसेस है हवा में, राइट? तो फिर क्या होता है जब लाइट अंदर आती है, तो लाइट इससे बाउंस होके ऐसा होती है, ये वाला लाइट हो सकता है ऐसा आके इस पे टक्कर मार के इस तरफ गई, ये वाला हो सकता है इस तरफ गई, ये वाला हो सकता है इस तरफ गई, राइट? ये वाला हो सकता है इस तरफ गई। तो ये जो होता है इसको हम लोग बुलाते हैं स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग क्या होता है? जब लाइट आता है और अलग अलग मॉलिक्यूल्स, डस्ट का हो सकता है, एरोसॉल का हो सकता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, पानी, राइट, वाटर मॉलिक्यूल भी जो हो सकता है, हर अलग अलग किस्म के मॉलिक्यूल्स रहते हैं हवा में, राइट, जिसके वजह से ये स्कैटरिंग होता है।
जिसके वजह से हवा लाइट अलग अलग डायरेक्शंस में फैलती है, राइट। तो ये फैलना हम लोग उसको स्कैटरिंग कहते हैं, और ये होता है बिकॉज ऑफ डस्ट, एरोसॉल्स, मॉलिक्यूल्स, वाटर, ये सब चीजों के वजह से ये स्कैटरिंग होता है। ये था आपका सवाल, हाँ शाहबाज साहब? यस। तो इसको हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं, राइट। तो स्कैटरिंग के वजह से इंटरेस्टिंग चीज ये मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका जो स्काई है, राइट, स्काई ब्लू क्यों है? आपका स्काई ब्लू क्यों है? किसी को मालूम है? हाँ, ये इसलिए है कि ये जो स्कैटरिंग जिसकी आप बात कर रहे थे ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, ओके। एंड एक्चुअली ये वेवलेंथ पावर 4 को है, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं रेले स्कैटरिंग। देखिए ये आप समझ सकते हैं कि जब ये लाइट अंदर आता है तो ये लाइट का कुछ वेवलेंथ होता है, राइट, करेक्ट, ये लाइट का कुछ वेवलेंथ है। ये जो मॉलिक्यूल है, राइट, ये मॉलिक्यूल का कोई साइज रहता है ए, राइट। हाँ शाहबाज साहब समझ रहे ना? तो आपके Yes, पास ma'am. एक लैम्डा है, इनकमिंग रेडिएशन है, और एक है मॉलिक्यूल का साइज, राइट। अब डिपेंडिंग अपॉन लैम्डा और मॉलिक्यूल के साइज में क्या कंपैरिजन है, राइट। सपोजिंग आपका मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा है, राइट, सपोजिंग मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा है, ओके, तो फिर आपको स्कैटरिंग में आपको लैम्डा डिपेंडेंस नहीं होता है, नो डिपेंडेंस ऑन लैम्डा। क्यों? क्योंकि आपका पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है और आपका इनकमिंग रेडिएशन का जो लैम्डा है वो उससे बहुत छोटा है, राइट। तो ये होता है जब आपका लैम्डा इज मच मच स्मॉलर देन ए, राइट, यानी कि आपके पार्टिकल्स जो है बहुत बड़े हैं। अगर आपका पार्टिकल साइज कंपैरेबल है लैम्डा से, राइट, तो फिर आपका स्कैटरिंग जो है प्रोपोर्शनल होता है 1/λ/4 से, ओके, जिसको हम लोग बुलाते हैं रेले स्कैटरिंग, राइट। और उसके वजह से क्या हो जाता है, आपको मालूम है कि रेड लाइट जो है इसका वेवलेंथ ज्यादा है, ब्लू लाइट इसका वेवलेंथ कम है, राइट, ओके। उसके वजह से आप देख सकते हैं कि स्कैटरिंग ज्यादा हो जाता है ऑफ रेड लाइट, लॉन्गर वेवलेंथ, ब्लू लाइट का कम हो जाता है, राइट। और इसीलिए रेड लाइट जो है पूरा फैल जाता है और आपको दिखता है ब्लू लाइट, इसीलिए आपका स्काई जो है ब्लू दिखता है, राइट, क्योंकि आपके जो पार्टिकल्स जो है, आपका जो वेवलेंथ है मैक्सिमम रेड को स्कैटर करता है और ब्लू स्कैटर नहीं होता है, तो आपको डायरेक्टली ब्लू दिखता है, राइट। अब बादलों में क्या होता है, क्लाउड्स में, बादल में क्या होता है, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर डस्ट मॉलिक्यूल्स बैठ जाते हैं, ओके, जिसके वजह से उनका जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है। क्लाउड्स में जो मॉलिक्यूल्स है उसका साइज बहुत बड़ा होता है और इसीलिए उसमें लैम्डा डिपेंडेंस नहीं रहता है, वो वेवलेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट। तो ऐसे स्कैटरिंग को हम लोग बुलाते हैं माई स्कैटरिंग, MIE स्कैटरिंग। और ये स्कैटरिंग जो है ये वेवलेंथ से डिपेंडेंट नहीं है, राइट। और इसीलिए हमारे जो बादल है ये हमें वाइट दिखते हैं, सफेद दिखते हैं। क्यों? क्योंकि सभी वेवलेंथ्स सेम तरीके से स्कैटर होते हैं, आपका स्कैटरिंग में वेवलेंथ डिपेंडेंस नहीं है, राइट, आपको वेवलेंथ डिपेंडेंस नहीं है और इसीलिए सभी वेवलेंथ्स सेम तरीके से स्कैटर होते हैं और इसीलिए आपके बादल आपको वाइट दिखते हैं, राइट। तो ये अच्छा सवाल पूछा आपने स्कैटरिंग के बारे में। तो स्कैटरिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसके वजह से हमें स्काई का जो रंग है अलग अलग दिखता है डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत सारा हवा में डस्ट है, राइट, धुआं है, डस्ट क्या करता है, ये अब्सॉर्ब कर देता है लाइट को, राइट।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर के पास कोई फैक्ट्री है, राइट, जिससे से बहुत डस्ट निकल रहा है, राइट, बहुत पोल्यूशन निकल रहा है, तो वो वाले मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं, राइट, और उसके वजह से आपका जो स्काई है ग्रे हो जाता है। ग्रे हो जाता है क्यों? क्योंकि ज्यादातर लाइट अब्सॉर्ब हो जाता है वो डस्ट मॉलिक्यूल्स के वजह से, राइट, जिसकी वजह से आपको काला दिखता है। इसलिए आप कई बार सुनेंगे कि अरे हम लोग इतनी खूबसूरत जगह गए थे, वहां पे स्काई इतना नीला था, राइट, तो आपको उससे आपको मालूम पड़ता है कि हवा कितनी साफ है। ओके, अगर हवा में डस्ट मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो आपका स्काई ग्रे हो जाता है, राइट, तो आपको स्काई के रंग से आपको मालूम पड़ता है कि आपका जो हवा है, राइट, कितना साफ है। तो जो बिगनिंग में भी आपको बोल रही थी, सुबह में कभी आपको लाइट आते हुए दिखती है, अगर आप देखते तो उसमें डस्ट मॉलिक्यूल्स है। अभी हम लोग क्लास में नहीं है, लेकिन अगर आप चौक उड़ाएंगे, राइट, क्लास का चौक उड़ाएंगे, राइट, तो वो चौक के पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं, राइट, लाइट को, तो उसके ऊपर अगर आप कोई लाइट डालेंगे तो पूरा ग्लो अप हो जाएगा, क्योंकि वो स्कैटरिंग डस्ट मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जवाब मिल गया शाबाश साहब। यस मैम। तो ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन आज हम लोग जो बात कर रहे थे चीज, वो हम लोग पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे थे, और वो है दो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जो आप लोग कर चुके हैं स्कूल में और सब में, और ये दो प्रॉपर्टीज है। ये पहला वाला प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन, और सेकेंड वाला प्रॉपर्टी आपको है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? जब लाइट कोई सरफेस पे पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट होती है, राइट, सच दैट आपका I इज इक्वल टू R। और ये बिल्कुल उसी तरह से करता है जैसे कि कोई बॉल करता है, राइट। अगर आप बॉल को दीवार पे फेंकेंगे तो वो बॉल भी बाउंस होके वापस आ जाएगा, राइट। तो ये एक पार्टिकल के जैसे बिहेव करता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, आप बदलते हैं आपके मीडियम को। मीडियम का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपके पास हवा है, यहाँ आपके पास पानी है, राइट, तो आप यहाँ आप कोई लाइट डालते हैं, राइट, तो आप देखते हैं कि ये लाइट को इस तरह से जाना था, लेकिन लाइट मुड़ जाती है। इसको आप घर के से चैन से देख सकते हैं। कोई ग्लास ले लीजिए, राइट, और ग्लास के अंदर आप कोई पेन डाल दीजिए, हाँ, और यहाँ ग्लास के अंदर आप पानी रखिए, राइट, तो आप देखेंगे कि ये जो पेन है आपका, ये पेन मुड़ जाएगा, राइट, यानी कि सीधा ऐसा नहीं जाएगा, ये ऐसा थोड़ा मुड़ जाएगा। ओके, ये आपको नहीं दिखेगा, ये इस तरह से सीधा नहीं दिखेगा, उल्टा आपको मुड़ा हुआ पेन दिखेगा। हाँ, ये देखे हैं ना सब लोग? यस मैम। हाँ, सब लोग देखे हैं ना कि इस तरह से आपका ये जो पेन है मुड़ जाता है, राइट। अगर आप पानी में भी, आप में से कोई जो तैरते होंगे, आप लोग देखते हैं कि जब आप पानी में देखते हैं अपने आप को, फॉर एग्जाम्पल ये है पानी, देखिए इसमें कलरिंग करके मुझे बहुत साल हो गए, बहुत सालों के बाद कलरिंग का मौका मिल रहा है। ये आप खड़े हो गए पानी में, तो आप जब नीचे देखते हैं तो आपको दिखता है कि आपका ये जो पाँव है ऊंचा दिखता है, राइट, देखा है ना आपको? जी मैम, देखें। देखा है ना आपको, राइट। तो ये सब क्या है? ये सब आपका रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन, जिसमें स्नेल्स लॉ अप्लाई होता है, राइट। स्नेल्स लॉ क्या है आपका? कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू sin I बाय sin R, करेक्ट।
तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है, ये दोनों पार्टिकल प्रॉपर्टीज है ऑफ लाइट, जहां लाइट बिहेव कर रहा है एज अ पार्टिकल, राइट। अब हम लोग बात करेंगे कि लाइट वेव के जैसा भी बिहेव करती है, राइट। वेव के जैसा कैसा बिहेव करती है? लास्ट सेमेस्टर आपको याद है, अच्छा उसके पहले वाले सेमेस्टर मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, नहीं मैंने नहीं पढ़ाई, मैं पढ़ाई क्या आपको? इंटरफेरेंस सब आपको पढ़ाई मैं या नहीं? यस मैम पढ़ाई थी। कौन पढ़ाए? आप पढ़ाएंगे? मैं ही पढ़ाई। इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये मैं आपको पढ़ाई। यस मैम, आप ही ने पढ़ा। अच्छा, और आपको याद है कि ये प्रॉपर्टीज क्या है? ये है वेव प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। यानी कि इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करने आपको जरूरी है कि आप लाइट को वेव समझे, राइट। और लाइट का वेवलेंथ क्या है? 5 into 10⁻⁵ सेंटीमीटर्स या 10⁻⁵ 7 मीटर्स, राइट। और चूंकि मैंने आपको ये पढ़ाया है तो मैंने आपको डेफिनेटली समझाया है कि ये जो साइज है ये बहुत छोटा साइज है, राइट। 10⁻⁵ है। हमारी हाइट क्या है? ये 10⁻⁷ मीटर्स, हमारी हाइट 1 मीटर है, राइट। 1 मीटर से बढ़ के, तो ऑब्वियसली ये जो वेवलेंथ है बहुत छोटा है, राइट। और इसीलिए जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हम लोग रिफ्लेक्शन देखते हैं, राइट। हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन और हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन। मैम वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, अब आ रही है क्या? अब आ यस रही है? मैम। नहीं, ओके। आ रही है मैम। तो ये जो है, तो अब देखिए हमारे लिए लाइट वेव के जैसे भी बिहेव करती है, पार्टिकल के जैसे भी। और ये कैसा फर्क पड़ता है? हमें बेसिकली कंपेयर करना है ए या डी को, कंपेयर करते हैं विद लैम्डा। लैम्डा इज व्हाट? 5 into 10⁻⁷ मीटर्स, राइट। तो अगर हमारे खिड़की का साइज 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर है, राइट, तो हमें मालूम है कि लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव, राइट। बट फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक्सपेरिमेंट करते हैं या न्यूटन्स रिंग्स देखते हैं, राइट, तो जब हम लोग स्मॉलर स्केल में काम करते हैं, राइट, याद है ना आपको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आपका d is equal to 1/n, राइट। d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ये है इक्वल टू 1/n। और हम लोग ने n क्या किया था? 2500 लाइन्स पर इंच डिवाइडेड बाय 2.5, राइट। तो ये कन्वर्ट हुआ सेंटीमीटर्स में, राइट। तो इसको लेट्स से ये है, तो ये 10⁻³ है इन सेंटीमीटर्स, 10⁻³ इन सेंटीमीटर्स या 10⁻⁵ इन मीटर्स, राइट। तो जब हम लोग ग्रेटिंग यूज करते हैं जिसमें 10⁻⁵ मीटर्स है साइज, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, राइट, तो आपको ऑब्वियसली मालूम पड़ता है कि ये 10⁻⁵ जो है ये इससे कंपैरेबल है, राइट। और इसीलिए आप जब ग्रेटिंग से देखते हैं तो लाइट बिहेव करता है एज अ वेव, राइट। तो हमें मालूम है कि लाइट जो है पार्टिकल के जैसे भी बिहेव करता है और वेव के जैसे भी बिहेव करता है, राइट। क्योंकि बेसिकली हमें कंपेयर करना रहता है हमारे साइजेस विद द लैम्डा वैल्यूज, राइट। याद है ना हम लोग ये करे हैं? याद है आप लोगों को? याद है आप लोगों को? हेलो लाल मोहम्मद साहब, आप है कि चले गए? यस मैम, याद है। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आप लोगों को याद है ना कि लाइट ma'am. जो है बिहेव करती है एज पार्टिकल एज वेल एज वेव, दोनों चीजों के जैसे बिहेव करती है। याद है आपको? हेलो? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो डी ब्रोगली ने बेसिकली क्या कहा कि ये तो लाइट की बात हुई है, लेकिन डी ब्रोगली ने कहा कि मैटर जो है, पूरा का पूरा मैटर जो है वो भी बिहेव करता है लाइक पार्टिकल्स एंड वेव्स, राइट।
अब ऑब्वियसली ये एक्सेप्ट करना मुश्किल था लोगों को, राइट? और इसीलिए अभी भी इसको कहा जाता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो बेसिकली डी ब्रॉगली ने कहा कि जिस तरह से लाइट बिहेव करता है एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव, राइट, दोनों चीजें, डी ब्रॉगली ने कहा कि मैटर भी, यानी कि आप, मैं, हर चीज, हम लोग भी बिहेव करते हैं एज अ पार्टिकल एंड अ वेव, राइट? और डी ब्रॉगली ने कहा कि ये जो पार्टिकल है, अगर आपके पास मूविंग पार्टिकल है, ये मूविंग पार्टिकल के लिए होता है, तो ये इसका जो वेवलेंथ है इज इक्वल टू h अपॉन p, राइट? तो याद कीजिए मैंने अभी आपको कहा कि आप और मैं भी वेव्स है, राइट? एज पर डी ब्रॉगली थ्योरी आप और मैं भी वेव्स है, राइट? तो चलिए हम लोग देखेंगे हमारा वेवलेंथ क्या है। अब हमें मालूम है कि h जो है ये है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, राइट? हमारा मोमेंटम क्या है? लेट्स से हमारा मास 100 किलो है, राइट, 100 kgs, राइट? वेलोसिटी क्या है? सपोजिंग हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं तो 60 km/h है, राइट? राइट? अब मैं ये फॉर्मूला में 60 km/h नहीं लिख सकती हूँ, राइट? क्यों नहीं लिख सकती हूँ? बोलिए रिजवाना, इसमें 60 km/h यहाँ क्यों नहीं लिख सकती हूँ? हाँ, बोलिए आप लोग, क्यों नहीं लिख सकती हूँ? अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। फरहत बोलो आप। ये फॉर्मूला में लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए मैं वेलोसिटी, ये p है, राइट? ये p जो है ये है m इंटू v। मैम लैम्डा तो एंगस्ट्रॉम में होता है ना, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होती है ना, किलोमीटर। करेक्ट, नहीं ये बट एंगस्ट्रॉम जो है SI यूनिट नहीं है। एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का जो SI यूनिट है ये मीटर ही है, राइट? क्योंकि लेंथ का SI यूनिट मीटर है। अब हम लोग कन्वीनियंस के लिए एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली मीटर ही है, राइट? सिमिलरली टाइम का जो है वो है सेकंड, राइट? यहाँ पे आपके पास 60 km/h है, और किलोमीटर्स भी SI यूनिट नहीं है, मीटर है SI यूनिट, और R भी SI यूनिट नहीं है। इसलिए 60 km/h को हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा टू मीटर्स पर सेकेंड। इसको कैसा कन्वर्ट करेंगे मीटर्स पर सेकेंड? क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे मैम। हाँ, किससे करेंगे? सही बोले, 5/18 5/18 5/18, राइट? ओके, तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर क्या आता है? मैं अभी कैलकुलेट करती हूँ। हमारे पास 60 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 18, तो ये आ जाता है हमारा 16.6। तो 16.6, ओके, इसको कन्वर्ट किया। अब देखिए हम लोग देखेंगे हमारा वेवलेंथ क्या है। अगर हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं जिसमें 60 km/h का स्पीड है और हमारा वजन 100 किलो का भी है, तो हमारा ये जो है ये क्या हो जाएगा? 6.6 डिवाइडेड बाय 16.6 जो है 0.39 इंटू 10⁻⁻34, और ये वाला 100 भी -2 देगा, राइट? ये अबाउट करती हूँ मैं, -2, यानी कि आपका मेरा वेवलेंथ जो है ये है 0.39 इंटू 10⁻⁻36, या आप चाहे तो इसमें आप इसको इंटू मीटर्स, राइट? तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो वेवलेंथ है ये बहुत छोटा है, राइट? 10⁻⁻36 मीटर्स। एंड हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम लोग ये 10⁻⁻36 को
मेजर कर सके। ओके, और इसीलिए आपका मेरा वेवलेंथ है, लेकिन ये वेवलेंथ इतना छोटा है कि ये दिखता नहीं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी, इसमें थोड़ा थोड़ा आपको शेकिंग हो रहा है, राइट? लेकिन ये जो वेवलेंथ है ये 10⁻⁻36 है, राइट? तो ऑब्वियसली ये इतना छोटा है कि जब हम चलते हैं तो हम लोग स्ट्रेट लाइन पे ही चलते हैं, ये आपको वेवलेंथ नहीं दिखता है, राइट? ये समझ में आ गया आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, राइट? कि मूविंग बॉडी का वेवलेंथ जो है बहुत छोटा है, राइट? अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी जिसमें आप देखेंगे कि ये हमारे लिए अग्रीड है कि हमारा वेवलेंथ बहुत छोटा है, राइट? लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लेंगे, इलेक्ट्रॉन जब वो एटम में रहता है, राइट, तो हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब एटम में रहता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होता है, और आप देख सकेंगे कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ सही में हम लोग देख सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, राइट? तो मैं ये आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे फॉर अ इलेक्ट्रॉन। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम p, राइट? प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.6 into 10⁻34। तो ये बेसिकली क्वांटिटी है जो बहुत ही छोटा है, राइट? जिसके वजह से ये जो वेवलेंथ है इतना छोटा है। लेकिन अब अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन का डालेंगे, राइट, तो इलेक्ट्रॉन में क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास भी बहुत छोटा है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो है 9.1 into 10⁻31 kgs, राइट? तो अब हम लोग देखिए इसमें ये P is equal to m into V, तो यहाँ पे अगर मैं m डालूंगी तो my m is 9.1 into 10⁻31, राइट? और अब अगर मैं वेलोसिटी डालूंगी, हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हैं एटम में घूमते हैं, वो बहुत ही छोटे बहुत ही हाई स्पीड पे मूव करते हैं, राइट? तो वेलोसिटी जो है हम लोग बाद में कैलकुलेट भी करेंगे, लेकिन अभी आप मेरे को बिलीव कर लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है ये बहुत ही फास्ट घूमती है, राइट? तो हमें मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, 3 into 10⁻8 meters per second। ये आपको मालूम है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, राइट? अब ये जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके कुछ गुना रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहेंगे कि अच्छा ये भी डाल सकते हैं, सपोजिंग लेट्स से इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट से जा रहा है 3 into 10⁻8 हाईएस्ट वेलोसिटी सपोजिंग। तो अब आप देखिए इसका क्या आ जाएगा आपको वेवलेंथ, और अब आप देखेंगे कि अब डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस है क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट? तो अब आप देखिए 6.6 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट, और डिवाइड करेंगे इसको बाय 9.1, फिर से डिवाइड करेंगे इसको बाय 3, तो आपको ये आ जाएगा 0.24, राइट, 0.24। और 10 पावर क्या है आपके पास, -34, लेकिन ये -31 का +31 आएगा और -8, राइट? तो आपको आएगा 0.24 into 10 पावर, ये क्या है आपको, ये आपको आया -3 -8 -11 मीटर्स, राइट? अब ये 10⁻11 मीटर्स छोटा तो है, लेकिन उतना भी छोटा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी से मैं आपको बताती हूँ कि एटम्स जो होते हैं उनका साइज, राइट, अप्रोक्सीमेटली 10⁻10 मीटर्स का रहता है, ओके? न्यूक्लियस जो रहता है उसका जो साइज है अप्रोक्सीमेटली 10⁻15 मीटर्स का रहता है।
तो ये 10⁻⁻15 मीटर्स को हम लोग ने एक नाम भी दिया है जो है फर्मी, 1 फर्मी। सो 1 फर्मी इज 10⁻⁻15 मीटर्स। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल में आपको दिखता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है 10⁻11 मीटर्स, ये कंपैरेबल है टू एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर साइज, राइट। तो इसके वजह से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एटम में वेव के जैसा है, राइट। समझ में आया ना आपको? जब हम लोग नॉर्मल हालात में देखते हैं बड़े साइज में, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है 10⁻11 मीटर्स है, राइट। तो अब अगर हम लोग लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम रहेगा, तो ऑब्वियसली हम उसके वेवलेंथ को नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोग ये स्केल पे काम नहीं कर रहे हैं, राइट। हम लोग बड़े स्केल पे काम करते हैं, 1 मीटर 2 मीटर इस किस्म के स्केल पे काम करते हैं। लेकिन एटम के अंदर ये जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन का, ये कंपैरेबल है टू द साइज ऑफ द एटम एंड द न्यूक्लियस, और इसीलिए एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स बिहेव करते हैं एज वेव्स। इसीलिए हम लोग ने जब पहले ये देखा कि हमारा लैम्डा इज इक्वल टू h/p, अगर हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लगा रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आपके लिए या मेरे लिए ये हमारे कुछ ज्यादा फर्क नहीं करता है, क्योंकि हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है बहुत ही छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये -34 का नंबर है जो बहुत छोटा है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स है, न्यूक्लियस है, राइट, छोटे स्केल पे देख रहे हैं। जब क्या होता है, ये जो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मास ज्यादा नहीं होता है, राइट। इसका मास 10⁻31 है, राइट, जिसके वजह से इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ है ये कंपैरेबल हो जाता है टू द एटॉमिक साइज, राइट। और इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है जब वो एटम में रहते हैं, जब वो बिहेव करते हैं लाइक वेव्स, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया। मैं फिर रिपीट करती हूँ। आप लोग ने ऑलरेडी, अच्छा ये अच्छा रंग नहीं है, ये लगा, अच्छा। आपने ऑलरेडी देखा, राइट, कि ऑप्टिक्स के केस में, राइट, ऑप्टिक्स में लाइट जो है बिहेव करता है एज वेव एज वेल एज पार्टिकल, राइट। आपको बेसिकली कंपेयर करना है ए और डी विथ लैम्डा, और लैम्डा फॉर ऑप्टिकल लाइट इज 5 × 10⁻7 मीटर्स। यानी कि जब आप छोटे स्केल्स में करेंगे, जब लाइट बिहेव करेगा एज अ वेव, राइट, और जब आप बड़े स्केल्स में देखेंगे तो लाइट बिहेव करेगा एज अ पार्टिकल, राइट, डिपेंडिंग ऑन आपके स्केल्स। सो वेव का स्केल है फॉर आपको स्मॉल स्केल्स, और लार्जर स्केल्स में आपको बिहेव करेगा लाइक अ पार्टिकल। अब डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस से सेम चीज होता है विथ मैटर। मैटर का जो वेवलेंथ है इज गिवन बाय डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो पार्टिकल बिहेवियर है वो जैसा हम और आप क्रिकेट बॉल्स, राइट, ये सब चीजें बिहेव करते हैं एज पार्टिकल, राइट। तो इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा मैम। अब सुनाई दे रहा है? नहीं, आई थिंक ये कुछ और, बस अब खत्म हो रहा है। मैं बस बोलना चाह रही थी आपको कि ये मैटर जो है उसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ये ऐसा है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो पार्टिकल्स जो है ये मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड क्या है, जिसमें हम है, आप है, बॉल है, बैट है, बड़े बड़े चीजें हैं, राइट।
मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हर चीज बिहेव कर रहा है लाइक अ पार्टिकल, राइट? लेकिन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड कौन सा वर्ल्ड है? जहां पे वर्ल्ड है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, राइट? ये वर्ल्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स है, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। ये सब चीजों का जो लैम्डा है, ये लैम्डा उतना छोटा नहीं है कंपेयर टू दीज थिंग्स। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा, एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर्स है, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर्स है, राइट? तो ये सब चीजों के कंपैरिजन में लैम्डा कंपैरेबल है, राइट? तो फिर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में चीजें बिहेव करते हैं लाइक वेव्स। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग एटम की बात कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ने वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए एटम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन को वेव समझना जरूरी है, राइट? हम लोग अब इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नहीं समझ सकते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन को वेव समझना जरूरी है, राइट? तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को किस तरह से वेव समझ के हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि एटम किस तरह से स्टेबल रहता है, लेकिन वो वाले मॉडल में आपने देखा था कि हम लोग एटम को समझ रहे हैं एज अ पार्टिकल, राइट? इलेक्ट्रॉन्स को समझ रहे हैं एज अ पार्टिकल। अब अगर हम लोग लेंगे कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, वेव है, तो आप देखेंगे कि हम लोग एटम को सही तरीके से, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, राइट? तो आज का मैं ये वाइंड अप करके आपको बोलती हूँ। आज हम लोग ने क्या देखा? आज हम लोग ने देखा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, राइट? और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का ये कहना था कि हर मूविंग बॉडी का एक वेवलेंथ होता है जो है h/p, जहां पे h जो है ये है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। m जो है ये है मास ऑफ द बॉडी, और v जो है ये है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है? तो ये है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो ये बहुत दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग करे हैं। एक है हमारा प्लैंक्स लॉ और दूसरा वाला है हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, राइट? ये दो चीजों को इस्तेमाल करके बोर ने अपनी थ्योरी बनाई ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, राइट? जिसके बेसिस पे बोर समझा सके कि एटम स्टेबल क्यों है, राइट? तो ये वो हम लोग देखेंगे मंडे को, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि बोर्स थ्योरी के बेसिस पे हम लोग कैसे ये कह सके कि एटम स्टेबल है, राइट? तो बोर ने सॉल्व किया प्रॉब्लम अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ठीक है? ये हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, राइट? तो हमारा अगला क्लास रहेगा मंडे को। तो मंडे ट्यूसडेज को हमारा क्लास रहेगा ऑन एट 12 o'clock, राइट? 12 बजे, ओके, ठीक है? तो अभी मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले लेती हूँ। ये 8 लोग, पहले का ज्यादा लोग थे ना? जी मैम। फिर ये लोग कहाँ चले गए? वो नवाज शरीफ का वो उसने चैट बॉक्स में बताया कि मोबाइल मतलब स्विच ऑफ हो गया। अच्छा, ठीक है, तो नवाज का डाल देती हूँ मैं अटेंडेंस। नवाज है, ओबेदुल्ला है, आसिफ है, फैजान है, शाहबाज, वो कहाँ है? अच्छा, ये शाहबाज है, तो शहबाज नहीं है। रिजवाना, फरहत, शहबाज है, शहजाद नहीं है। क्या चीज? शहजाद नहीं है, शहजाद। तो शहबाज है ना, और आपके पास एक और है ना, क्या नाम है उसका?
शहजाद है वो, शहजाद। हाँ, जैसा आसिफ के साथ आरिफ भी है। आरिफ कहाँ है? आरिफ कल था ना? शायद था मैम। तो प्लीज सबको याद दिलाइए कि ये अटेंड करना है क्लास, ओके? क्योंकि ये एग्जाम तो देना है आप लोगों को, ओके? यस मैम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बंद कर देंगे आज और मिलेंगे नेक्स्ट मंडे को, ठीक है? मैम ये जूम में फीचर दिया हुआ है, ये आप पढ़ाती हैं जो, क्या चीज? ये आप जो है डिस्प्ले कर रही हैं, जो जूम में ही फीचर है ये वाला, जूम के अंदर? नहीं 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 नहीं, ये जूम से है, लेकिन हम लोग टैबलेट्स भी खरीदे हैं। नहीं टैबलेट मैम, रहता तो है। उसके कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रही हैं मैम? नहीं नहीं, तो जूम में एक एप्लीकेशन है जो है व्हाइट बोर्ड, राइट? लेकिन वो Yes. इस्तेमाल करने के लिए आपको एक टैबलेट चाहिए, यानी कि टैबलेट जिसके साथ आपके पेन वेन हो, राइट? पेन अच्छा, जैसी अच्छा। चीज और एक टैबलेट रहती है। वैकॉम बोल के एक है, तो हमारे पास दो है, एक वैकॉम है और एक और भी वीक बोल के है। तो वो टैबलेट लेना पड़ता है, तो फिर वो अच्छा, टैबलेट पे जूम के साथ यूज करके आप ये सब कर सकते हैं। तो हम लोग ये खास करे हैं सर और मैं, हम लोग ये चीजें खरीदे हैं ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि नहीं तो लेना बहुत मुश्किल है, राइट? तो एक्चुअली Yes, आप ma'am. लोग का अभी स्टार्ट हुआ, लेकिन थर्ड सेमेस्टर का तो मैं 20 अगस्त से ले रही हूँ। तो Yes, ये ma'am. टैबलेट है। आप प्लेन जूम में भी व्हाइट बोर्ड है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको इतना पतला नहीं आएगा, आपको मोटा मोटा आएगा। मीन्स आप अपने उंगली से करेंगे ना, जैसा मैं आपको बता सकती हूँ। अगर मैं उंगली से करूंगी, ये शेयर स्क्रीन, ये व्हाइट बोर्ड, ये मैं देखिए अब बिना टैबलेट का अगर मैं आपको यूज करूंगी, तो आपको, अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने इस पे से कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं आता। ये नहीं आता, ये करना जरूरी। अच्छा एक मिनट, सॉरी, ये व्हाइट कलर है, ये रेड कलर लेंगे। अच्छा नहीं, आपको टैबलेट की जरूरत पड़ती है, या ये टैबलेट है, तो ये टैबलेट की वजह से कर रही हूँ। ये टैबलेट में पेन है, लेकिन इसमें अब हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं आता है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन शायद जब तक सेमेस्टर हो जाएगा हम लोग को आदत हो जाएंगी, हम लोग बेहतर लिखने लगेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे मंडे को, ओके? बाकी सबको भी इन्फॉर्म कीजिए, ओके? थैंक यू, Goodbye. बाय बाय।